So in today's video, we are practicing the questions of D.H. Lawrence, a very important British writer जिनकी works की chronology, plot summary, setting and character based questions almost हर literature के paper में आपको देखने को मिल जाएंगे. इनके सभी major and minor works के questions को मैंने compile किया है which you are going to practice today. तो make sure you go through this entire video and judge for yourself कि कितनी अच्छे से आपका ये writer prepare है या नहीं. If at all you are wanting to revise D.H. Lawrence तो आप मेरा ये वीडियो भी YouTube पर देख सकते हो जो एग्जाम से पहले इजी पॉइंटर्स के थ्रू मैंने बनाया था जो आपको हेल्प करेगा इस राइटर की एक एक डिटेल को कवर करने में. नाउ लेट अस गो एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस एंड सी फॉर आवरसेल्फ कि ये राइटर कितना अच्छा हमारा प्रिपेयर है या नहीं. जून 2025 में यू विल सी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट अपीयर्स फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर जहां पर आपको कैरेक्टर्स को मैच करना होगा विद देयर रिस्पेक्टिव नॉवेल्स. इफ यू लुक क्लोजली यू विल बी एबल टू सी कि ये चारों ही वर्क हमारे वेरी फेमस इन्फ्लुएंशियल राइटर एंड कंट्रोवर्शियल राइटर को बिलोंग करते हैं, D.H. लॉरेंस को. तो आइए हम लोग इनको वन बाय वन मैच करते हैं. ऑन नंबर 1 वी हैव द पेयर ऑफ उर्सुला ब्रैंगमैन एंड एंटन स्क्रेबेंस्की जो कि बिलोंग करेंगे विद द नॉवल रेनबो जो पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1950. अलॉन्ग विद दिस आई एम गोइंग टू टेल यू द ईयर्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके वर्क्स की डेट को आप रट के जाएं, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है. Next we have Gudrun Brangwen and Gerald ग्रीश जो कि बिलोंग करेंगे द रेनबो के ही सीक्वल वाली नॉवल को वुमेन इन लव से जो कि 1920 में पब्लिश हुई थी. देन वी हैव द वेरी फेमस कपल कोनी चैटरली एंड ओलिवर मेलोर्स का जो पेयर है वो लेडी चैटरलीस लवर को बिलोंग करेगा. एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल नॉवल जो पब्लिश हुई थी 1928 में. दिस वाज बैंड इन एंटायर ब्रिटेन एंड इट वाज बुक्ड फॉर ऑब्ससीनिटी, ये आप सभी को पता होगा. देन वी हैव योर मिरियम एंड पॉल मॉरल की कहानी जो कि सन्स एंड लवर्स को बिलोंग करती है, जहाँ पर ये पॉल मॉरल की जो स्पिरिचुअल लव पार्टनर होती हैं मिरियम, वो इन दोनों का एक कपल बनता है. एंड देन ऑफ कोर्स जो इनका फिजिकल लव वाला पार्टनर होता है क्लारा, वो आगे आती हैं. सो दिस पर्टिकुलर नॉवल सन्स एंड लवर्स वाज पब्लिश्ड इन 1913. तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मैच कर लिया है. योर करेक्ट आंसर इज 3. D.H. लॉरेंस के इन वर्क्स को आप लोग डिटेल में भी पढ़ के जाएं एंड आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू. जनवरी 2025 में आपसे एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ द फेमस राइटर D.H. लॉरेंस की नॉवेल्स का. आइए हम लोग उसको वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले आपकी जो नॉवल आएगी इज़ योर वाइट पिकॉक दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911. D.H. लॉरेंस एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं जिनकी वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है. तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन के थ्रू इन सभी नॉवेल्स की डेट को रट के जाएं. वाइट पिकॉक के बाद दूसरा नंबर आता है द ट्रेसपासर दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1912. इसके तुरंत बाद आता है इनका बड़ा ही फेमस वर्क द मदर सन कॉन्फ्लिक्ट एंड फिक्सेशन की जो कहानी दिखाता है ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स. इसको साइको एनालिटिक नॉवल भी बोला जाता है. सन्स एंड लवर्स विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1913. पॉल मॉरल इनके जो मेन कैरेक्टर है उसकी कहानी को दिखाया गया है कि हाउ ही वॉज emotionally dependent on his mother which prevented him in having a good emotional or a physical relationship with other partners or counterparts. तो ये बहुत ही important work है. Sons and Lovers के बाद आता है एक बहुत ही controversial work जिसको बोलते हैं The Rainbow जो published हुआ है आपका 1915 में which traces the 3 generations of Brangwen family. काफ़ी ये वर्क फ्रैंक माना जाता है इंडिपेंडेंस के मामले में एंड सेक्सुअल नीड्स के बारे में. तो ये वर्क वॉज इनिशियली बैंड एंड इसी का ही सीक्वल है आपका वुमेन इन लव विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1920. अगेन दिस ट्रेसेस द लाइफ ऑफ द 2 सिस्टर्स उर्सुला ब्रैंगवेन एंड गुडरुन ब्रैंगवेन जो एक इंडिपेंडेंस और सोशल कंफॉर्मिटी के बीच में टॉर्न रहती हैं, कॉन्फ्लिक्टेड रहती हैं. सो योर करेक्ट आंसर बिकम्स पॉइंट नंबर 3. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू ऑल द डेट्स, तो आप इनको अच्छी तरीके से रट लीजिए एंड आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है आपको.
August 2024 में you have been asked a question which says Woman in Love is a sequel to which of the following novels of D.H. Lawrence? Now this is quite an easy question. अगर आपने D.H. Lawrence को surface level पे भी पढ़ा है तो you know this very famous fact कि आपका जो Woman in Love है that was published in 1920 is the sequel of the work Rainbow जो कि 1950 में publish हुई थी. The Rainbow traces the story of 3 generations of the Brangwyn family जिसमें आपकी उर्सुला ब्रैंगविन के ऊपर आपकी कहानी एंड होती है एंड वहीं से ही उर्सुला ब्रैंगविन की जो कहानी है वो वुमेन इन लव में कंटिन्यू की जाती है. मतलब कि ये जो दूसरी आपकी नॉवल है वहीं से ही उर्सुला ब्रैंगविन की स्टोरी को पिकअप कर लेती है वेयर उर्सुला ब्रैंगविन इज द इंडिपेंडेंट यंग एंड बोल्ड वुमेन. इनके रिलेशनशिप को दिखाया जाता है विद रूपर्ट बर्किन एंड द कॉन्फ्लिक्ट विच गोज ऑन between them where the woman wants independence over social conformity and both the sisters talk about the non-conformant marriage and किस तरीके से वो conventional roles में fit in नहीं होना चाहती हैं. So it's a very beautiful novel, both Women in Love and The Rainbow. Of course we all know कि D.H. Lawrence की जो novel होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा sexually open होती हैं, independent women and independent relationships को दिखाती हैं. ही इज़ द पायोनियर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो इनके सभी वर्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा. सो डू नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट कि वुमेन इन लव इज अ सीक्वल टू योर द रेनबो. आई होप दिस इज क्लियर. जून 2024 में आपसे एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाने को बोला है D.H. लॉरेंस की दी इनफेमस नॉवेल्स को. आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉइंट नंबर 2. आइए हम लोग इनकी डेट्स को भी देख लेते हैं. द वाइट पिकॉक विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911 कम्स ऑन पॉइंट नंबर 1. देन वी हैव सन्स एंड लवर्स जो कि पब्लिश हुआ था 1913 में, ये नंबर 2 पे आ जाता है. देन वी हैव द रेनबो जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी. इसकी जो सीक्वल है वुमेन इन लव 1920 में जो पब्लिश हुई थी वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है. उसके बाद आता है द प्लूम्ड सर्पेंट जो कि पब्लिश हुई थी 1926 में. एंड देन वी हैव लास्टली 1928 में पब्लिश हुई द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल इन आवर ब्रिटिश हिस्ट्री, लेडी चैटरलीज लवर. सो DBCEA आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगा. थ्रू दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से डियर स्टूडेंट्स कि D.H. लॉरेंस के इन सभी वर्क्स की डेट तो आपको पता होनी चाहिए एंड इनकी जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनकी आपको प्लॉट, कैरेक्टर्स, स्टोरी, सेटिंग पता होनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ राइटर जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में अपीयर होता है. December 2023 में you have been asked statement based questions which says which is not true. इस वाले पॉइंट को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, जल्दबाजी में बच्चे नॉट ट्रू को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं. About D.H. Lawrence's Sons and Lovers. Now this is a classic novel that was published in the year 1913 जो कि एक मदर एंड सन के कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप को शो करता है where the mother and son are into फिक्सेटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो एक सन को एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप करने नहीं देता है. आइए हम लोग वन बाय वन इसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं. सन्स एंड लवर्स इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. ये वाला पॉइंट बिल्कुल राइट है वेयर D.H. लॉरेंस का खुद का जो जीवन था, अ कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप विद हिज मदर लिडिया लॉरेंस को इन्होंने इस वर्क में बखूबी दिखाया है. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. पॉइंट नंबर बी, it is a psychological study of familial and love relationships of a working class English family. Now आप D.H. लॉरेंस की अगर सभी वर्क्स को देखेंगे तो वो साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट के पायोनियर माने जाते हैं, जहाँ पर वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं क्योंकि उनकी भी लाइफ में जो घटना घटी थी बिटवीन द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज फादर एंड मदर, उसको इन्होंने इस वर्क में भी दिखाया हुआ है. पॉइंट नंबर सी, the film adaptation of the novel was directed by Jack Cardiff. This is again a true statement जहाँ पर 1960 में this particular novel was adapted into a film. तो ये वाला statement आपका correct है.
Point number D, the storyline traces 3 generations of Brangwyn family. This has to rule out because ये जो line है वो fit बैठती है इनकी another novel The Rainbow जो कि 1915 में publish हुई थी, जो ट्रेस करती है द कहानी ऑफ द 3 generations of the Brangwyn family. तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर. E, the novel narrates the story of Paul Morrell whose love for his beloved overshadows the affectionate bond with his mother. अब जो बच्चा जल्दबाजी में होगा उसको लगेगा कि हाँ सन्स एंड लवर्स तो पॉल मॉरल की ही कहानी है, जहाँ पर उसकी बिलवेड का जो लव है एंड उसकी मदर के साथ जो उसका बॉन्ड है वो कहीं से कॉन्फ्लिक्टिंग दिखाया गया है. पर ध्यान से स्टेटमेंट को देखो, ये कह रहा है कि पॉल मॉरल का जो लव है उसकी बिलवेड के लिए, ही हैड 2 relationships, वन विथ मरियम एंड वन विथ क्लारा, जिसके साथ मरियम के साथ उसका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप था एंड क्लारा के साथ ही हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप. यहाँ पे बोला है कि इन दोनों के साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो ओवरशैडो कर रहा है इनका बॉन्ड विथ हिज मदर, जो कि बिल्कुल बात उल्टी है कि इनकी मदर एंड सन का जो डुओ है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पॉल मॉरल की जीवन का एक्चुअल में एक कॉन्फ्लिक्टिंग ओवरशैडोइंग रिलेशनशिप बन गया था कि इनकी माँ से ये इतना ही इमोशनली डिपेंडेंट थे अपनी माँ के ऊपर एंड बिकॉज हिज मदर वॉज वेरी कंट्रोलिंग इवन. तो ये एक सक्सेसफुल रोमांटिक रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर्स ये एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा. फॉर दिस स्टेटमेंट फॉर यू टू मेक इट करेक्ट आपको बहुत डीप में ये कहानी पता होनी चाहिए. तो D एंड E जो है आपका रॉन्ग आंसर है, जिसकी वजह से पॉइंट नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा. जुलाई 2018 में यू सी इन डेप्थ क्वेश्चन जो आपसे डिमांड करता है कि आपने इस नॉवल को डिटेल में पढ़ा है. How does the woman in love open? This particular novel is a sequel to your work The Rainbow that was published in 1915. This is a work by our D.H. Lawrence जो कि आपका 1920 में published हुआ था. ये आपसे पूछता है कि ये open कैसे होती है. That means कि आपने story पढ़ी होनी चाहिए, आपको opening setup पता होना चाहिए कि ये जो कहानी है is the story of Ursula and Gudrun Brangwyn, the Brangwyn sisters, जो कि वर्क कर रही हैं एंड बात भी कर रही हैं. तो अपने फादर के घर में द सीन ओपन्स वेयर दे आर कैजुअली सूइंग एंड डूइंग सर्टन वर्क्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड हाउ दे फील अ सॉर्ट ऑफ डिसकंटेंट इन द कन्वेंशनल रोल्स कि वो उसमें फिट नहीं होती हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता है. एंड देन दे आर गोइंग टू लीव फॉर अ लोकल वेडिंग जहाँ पे वो अपने लव इंटरेस्ट रूपर्ट एंड जेराल्ड से मिलने वाली है. एंड ये स्टोरी देन पूरी तरीके से सेट्स द टोन इन द वेरी ओपनिंग सीन कि किस तरीके से दे डू नॉट वांट टू फिट इनटू द कन्वेंशनल रोल्स. दे टॉक अबाउट व्हाट मैरिज हैज़ टू ऑफर एंड व्हाट आइडियल शुड बी, सोसाइटी क्या इनसे डिमांड करती है एंड व्हाट इंडिविजुअल फ्रीडम दे सी फॉर देमसेल्व्स. तो दिस इज़ अ वेरी ओपन इंडिपेंडेंट बुक जो कि इन वुमेन के पर्सनल we would say कि personal choices and ideals को दिखाती है कि what kind of marriage and what kind of partner they are looking for. So this is a very important novel. आप इसको डिटेल में ज़रूर से जाके पढ़िएगा. नवंबर 2017 में यू हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन जो डिमांड करता है कि अगर आपने इस वर्क को पढ़ा है तो कितना ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ा है. इन वुमेन इन लव व्हाट इज विनिफ्रेड स्पिकेंसीज डॉग कॉल्ड. अब ये एक ब्रीड का नाम है, तो एक्सक्यूज मी फॉर आई मे नॉट बी प्रोनाउंसिंग द ब्रीड करेक्टली, वट एवर माइट बी द प्रोनाउंसिएशन. हमें ध्यान देना है इस पर्टिकुलर फैक्ट पे कि जो विनिफ्रेड जो कि इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ जेराल्ड, वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन इन लव, उसके कुत्ते का नाम आपसे पूछ लिया है. द करेक्ट आंसर इज लुलू. शी इज़ अ चाइल्ड जो कि सिंपथेटिक नहीं है, डोमिनेट करती है एनिमल्स को एंड उनके ऊपर अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए. शी डजेंट हैज़ एम्पैथी जो एक टाइप ऑफ बहुत ही क्रूअल पावर को दिखाने की कोशिश करता है. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डिमांड्स कि आपने सिर्फ और सिर्फ 4 मेजर कैरेक्टर्स की लाइफ पर ध्यान दिया है कि जो साइड मेजर कैरेक्टर्स हैं पढ़ते टाइम उनकी भी डिटेल्स आपको याद है. सो लुलू इज द नेम ऑफ दिस डॉग एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.
जून 2014 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम D.H. लॉरेंस कि D.H. लॉरेंस पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन हिज नॉवेल्स। द आंसर इज प्रिमिटिविज्म। अगर आपने D.H. लॉरेंस को अच्छे से पढ़ा है, इनकी सभी नॉवेल्स को आपने डिटेल में जाके तैयार किया है, यू प्रोबेबली नो कि D.H. लॉरेंस वॉज कॉट अप इन द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उनके ऊपर इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। एंड D.H. लॉरेंस का मानना था कि सभ्यता बनने से पहले, सिविलाइजेशन बनने से पहले, हम इंसान जिस टाइप का जीवन जीते थे, जहाँ पर एवरीथिंग वॉज सो इंस्टिंक्टिव कि हमारे दिमाग में जो भी आया वो हम लोग ने तुरंत उसको कर लिया। खाना लगा है, खाना खा लिया, जो मन आ रहा है हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, जब मन आ रहा है शिकार कर रहे हैं, whoever we want to have सेक्शुअल कनेक्शन हम लोग उसके साथ बैठा ले रहे हैं। जब से मॉडर्न सोसाइटी आई, जब से एक सभ्यता बनी, जब से एक समाज बना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैकेनिकल बना दिया इंसान को, बहुत ज़्यादा रैशनल बना दिया इंसान को, डूज एंड डोंट्स के चक्कर में फंसा दिया कि ये करना चाहिए या नहीं, ये होना चाहिए या नहीं, ये करना हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। इस चीज़ में जो एक इंसान है अपने इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से भुला चुका है, एक मॉडर्न इंसान। तो जब भी आप D.H. लॉरेंस की नॉवेल्स को पढ़ेंगे, जैसे आपकी इनकी फेमस नॉवल हो गई द रेनबो, वुमेन इन लव, देन वी हैव द प्लूम्ड सर्पेंट एंड इनका लेडी चैटरलीज लवर, इन चारों ही वर्क्स में एंड इनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स में इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को ऐसा दिखाया है कि वो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं रैदर देन व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स देम टू परफॉर्म एंड बी एन आइडियल ऑफ। ये प्रिमिटिविज्म शो करता है कि जिस तरीके से हम लोग एक प्रिमिटिव इंसान के जैसा जीवन जीते थे सभ्यता एंड सिविलाइजेशन के बनने से पहले, वैसा ये अपने कैरेक्टर्स को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल जो खुल के जीते हैं, बेबाक जीते हैं, जो समझ में आता है वो उसी टाइम उस चीज़ को कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट प्रिमिटिविज्म इज समथिंग जो इनकी नॉवेल्स में आपको देखने को मिलेगा। सो इनकी इन सारी नॉवेल्स को जिनके मैंने नाम लिए उनको ज़रूर से आप लोग जाके पढ़िएगा। यू आर गोइंग टू फाइंड कि हाँ, प्रिमिटिव जो कॉन्सेप्ट है, प्रिमिटिव जो इंस्टिंक्ट है एक ह्यूमन की, वो आपको इनकी नॉवेल्स में दिख जाएगी। जून 2023 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसको आप तुरंत निकाल ले जाओगे, लेकिन इसकी स्टोरी आई विल टेल यू, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। Penguin Books were prosecuted for obscenity and later acquitted. Acquitted का मतलब होता है कि later they were not found guilty for publishing a novel of D.H. Lawrence that makes a frank description of sex and an uncompromising use of 4-letter words. Which of the following is the title of the novel? सभी को पता है कि D.H. लॉरेंस के करियर की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल इस लेडी चैटरलीज लवर। 1928 में ये वर्क पब्लिश होता है जो शो करता है द लव अफेयर एंड द ऑब्सीन सेंशुअल सीन्स बिटवीन अरिस्टोक्रेटिक लेडी एंड अ वर्किंग क्लास मैन, जिसके अंदर आपको बड़ा ही फ्रैंक डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स देखने को मिलता है एंड 4-letter वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया होता है। एंड दिस पर्टिकुलर नॉवल व्हेन इट वाज पब्लिश, तो इसको बैन कर दिया गया था ब्रिटेन में जब इसको बैन किया गया था, तो आफ्टर सम टाइम इसका एक एडिटेड क्लीन वर्जन निकाला जाता है जो कि बहुत ही कम ही लोगों को पढ़ने को दिया जाता है। फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ये वाली जो आपकी नॉवल होती है वो ब्रिटिश रीडर्स लीगली रीड नहीं कर सकते थे। पर देन 1960 में देयर कम्स अ पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन बुक्स, जो कि 1960 में इसको पब्लिश कर देती है, क्योंकि एक लॉ पास हुआ था कि एक पर्टिकुलर वर्क की आपको लिटरेरी वैल्यू देखनी है एंड ना कि उसको देखना है कि वो क्या गलत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लिटिल डिड दे नो कि ये जो वर्क था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में डाल दिया गया था कि इतने एरोटिक सीन्स वगैरह दिखाए गए हैं दैट दिस इज नॉट फिट फॉर अ सोसाइटी, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द विक्टोरियन मॉरल्स एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड जहाँ पर बहुत ही मॉडेस्ट लैंग्वेज आपको बोलनी होती है। इट डिड नॉट फिट इन टू दैट पर्टिकुलर रोल। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रायल चला था पेंगुइन बुक्स के ऊपर एंड लेटर दे वर नॉट फाउंड गिल्टी। देन बहुत लॉ वगैरह दिखाए गए थे, जिसके बाद से फिर
ओपन कर दिया गया था इस बुक को फॉर एवरी रीडर, अनसेंसर्ड, एंड लिटरेरी वैल्यू इसकी बताई गई थी कि दिस पर्टिकुलर पीस इज अ मास्टरपीस इन लिटरेचर। तो इसको इसके ऑब्सीन कंटेंट के लिए ना देखा जाए पर इसकी लिटरेरी वैल्यू के लिए देखा जाए। एंड देन आफ्टर सो मेनी ईयर्स people used to got to read this particular work। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। दिसंबर 2018 में यू हैव बीन आस्क्ड अगेन अ रिपीटिव क्वेश्चन जो कि आपको डीएच लॉरेंस के वर्क से एंड ब्रिटिश लिटरेचर से देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको कैरेक्टर्स को मैच करना है विद देयर रिस्पेक्टिव नॉवेल्स। ऑन नंबर 1 वी हैव रूपर्ट बर्किन which is the love interest of Ursula Brangwen in the novel Woman in Love। तो A वाला ऑप्शन मैच करेगा आपका 3 से, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Lydia Lenski is the love interest, or she is a widow who marries Tom Brangwen in the novel The Rainbow, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रैंगवन फैमिली बनती हैं। शी इज़ द मदर ऑफ एना ब्रैंगवन। तो दिस इज़ द स्टोरी, आपको ये कनेक्ट करने आना चाहिए। देन वी हैव मिरियम लीवर्स हु इज़ द लव इंटरेस्ट ऑफ पॉल मॉरल from the story Sons and Lovers। Then we have Richard Somers who is the central character of the novel The Kangaroo। कहा जाता है कि ये जो कैरेक्टर है ना इस वो डीएच लॉरेंस का ही फिक्शनल सेल्फ है विच वॉज सेट इन ऑस्ट्रेलिया एंड एवरीथिंग। स्टोरी आपको आई होप पता होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्टली आपका फिट बैठेगा। एंड दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको डीएच लॉरेंस के वर्क से बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देगा। तो मेक श्योर आप इनके नॉवेल्स के कैरेक्टर्स की एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं एग्जाम से पहले। दिसंबर 2019 में यू हैव बीन आस्क्ड अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, जहां पर डीएच लॉरेंस की नॉवेल्स को एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाने को कहा गया है। योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 2 विद सन्स एंड लवर्स बीइंग अ नॉवल जो पब्लिश हुई थी 1913 में। देन वी हैव द रेनबो विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1915। वी हैव कैंगरू दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1923। एंड देन वी हैव द प्लूम्ड सर्वेंट जो पब्लिश हुई थी 1926 में। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नॉवेल्स, इनकी और भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जिनकी क्रोनोलॉजी आपसे बार बार रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछी जाती है। सो थ्रू दिस क्वेश्चन गेट दिस मैसेज राइट इनटू योर हेड कि डीएच लॉरेंस एंड उनके सभी वर्क्स को, उनकी सभी नॉवेल्स की डेट को आपको रट के जाना है बिफोर यू अपीयर फॉर एनी पेपर। So that was indeed a beautiful practice of all D.H. Lawrence's questions, जिसने आपको एक क्लैरिटी दी होगी कि ये राइटर आपका कितना परसेंटेज में प्रिपेयर है एंड कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो आपको रीविजिट करने की नीड है। इफ एट ऑल यू लव माई स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड आप लिटरेचर की जर्नी को बहुत ईजिली कंज्यूम कर पाते हो मेरे साथ, तो मेरे इन पेड कोर्सेज को भी चेकआउट करिएगा। हर कोर्स को मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक कंप्लीट किया है। लेक्चर बाय लेक्चर आप इन सेक्शंस को अच्छे से समझ पाते हो, जो आपको क्लैरिटी देता है कॉन्सेप्ट्स की। एंड क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करके आपका एक एक सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इफ इट ऑल यू आर लुकिंग फॉर ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो एग्जाम से पहले आपको डिजिटल स्क्रीन पे एक प्रैक्टिस देता है अलॉन्ग विद द टाइमर एंड द सेम सेटअप, तो हमारे इस PYQ टेस्ट सीरीज को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ये आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है एंड आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को डिजिटल स्क्रीन पर लगा पाते हो। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यहाँ पर एवरीडे बच्चों को फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलती है जो उनके प्रिपरेशन को हर दिन बेटर बनाती है। तो मेक श्योर आपने इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन किया हो। आई होप यू लव टूडेज लेक्चर। इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड उनके क्वेश्चंस को इसी तरीके से कंपाइल करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट राइटर आप कौन सा प्रैक्टिस करना चाहोगे, तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।